हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 12th इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की कक्षाएं लगातार चल रही हैं। तो इन कक्षाओं के क्रम में आज हमने जो नया चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसका कल आपको हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था, आज हम उसके बारे में पूरा जानकारी हासिल करेंगे। कल हमने जो नया चैप्टर शुरू किया था उसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पृष्ठ पर जो क्रियाएं संभव होती हैं उनके बारे में अध्ययन करने के बारे में हमने बताया था। और उसमें हमने अधिशोषण, एडजॉर्प्शन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, विशोषण, शोषण इत्यादि के बारे में आपको जानकारी दी थी। ये स्टार्टिंग पॉइंट थे इनके। और आज हमें उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट है अधिशोषण। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। डिफिनेशन तो हमने कल ही जान लिया था कि अगर सतह है और सतह के ऊपर यदि बाहरी कण आकर के बैठ जाते हैं, आपने एक सतह बनाई है और बाहरी कण आकर के सतह के ऊपर यदि बैठ जाते हैं तो यह जो प्रक्रिया है इसे अधिशोषण कहते हैं। कल हमने इतनी सा जानकारी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड दी थी। आज हम इसके बारे में, इस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस पर क्या क्रियाएं होती हैं, दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव, क्षेत्रफल का प्रभाव, अधिशोषण समतापी, इसके बारे में जितनी भी जानकारी हैं वह सब आपको देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह हम बता दें कि यह जो अधिशोषण की प्रक्रिया है यह एक सतही प्रक्रिया है। एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। इन दिस फिनोमेना आउटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्बेट कम्स ऑन द सरफेस। यह एक सतही प्रक्रिया है जिसमें बाहरी कण सतह पर आकर के बैठ जाते हैं। अब हम लोग इसके बारे में और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, जैसे अधिशोषण पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं, उनके हम फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। और फैक्टर्स में पहला फैक्टर्स निकल करके आता है आपका सतह क्षेत्रफल। इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एरिया। अधिशोषण की प्रक्रिया में सरफेस एरिया का क्या प्रभाव है हम लोग को ये जानना चाहिए। तो जैसे आप लोग कोचिंग संस्था में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो अगर छोटी कोचिंग संस्था है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हम कोचिंग संस्था में सतह क्षेत्रफल को बड़ा कर दें तो 50-60-100 लोग आकर के बैठ सकते। तो यह है सतह, मतलब जितनी जितनी आप सतह बढ़ाते जाएंगे उतना उतना व्यक्ति आकर के बैठता जाएगा। और वही काम यहाँ पर भी है कि जिस सतह की क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए अधिशोषण की प्रक्रिया उतनी ही तेज हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि जब चाय ठंडा करते हैं तो जब कटोरी में चाय डालते हैं तो ज़्यादा तेजी से ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि कटोरी की जो क्षेत्रफल होती है वह बड़ी होती है, जिससे कि इवापोरेशन, वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस तेज होता है। उसी प्रकार से जितना ज़्यादा सतह होगी उतने ही ज़्यादा बाहरी कण आकर के बैठेंगे, और जितने ज़्यादा बाहरी कण आकर के बैठेंगे अधिशोषण उतना ही ज़्यादा होगा, एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो अधिशोषण पर जो पहला प्रभाव डालने वाला कारक है वह है सतह क्षेत्रफल। यदि आपको एडजॉर्प्शन, अधिशोषण बढ़ाना हो तो आपको सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा। सतह के क्षेत्रफल से अधिक कण आकर के बैठेंगे, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस तेजी से होगा। तो पहला फैक्टर आपको समझ में आया। पहला कारक क्या है? सतह का क्षेत्रफल। दूसरा कारक दाब। दाब से भी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस बढ़ता है, अधिशोषण का प्रोसेस बढ़ता है। अधिक से अधिक लोगों को, जैसे यह सतह है 4 आदमी थे, हम कंप्रेस किए उस पे 6 आदमी बैठा, तो दाब को भी लगाने पर अधिशोषण की प्रक्रिया, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस प्रेशर्स के द्वारा तेज किया जाता है। तो एडजॉर्प्शन, अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें बाहरी कण आकर के सतह पर बैठते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक हमने पढ़ाया सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। अधिशोषण
की दर सतह क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस होगा उतनी ज्यादा कड़ा करके बैठेंगे, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस तेज होगा। दाब के बारे में हमने बताया, किसी भी जगह पर जितना अधिक दाब हम लगाते हैं, जितना ज्यादा दाब लगाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, एडजॉर्प्शन का रेट, अधिशोषण की दर उतनी ही ज्यादा हो। और जो तीसरा हमारा फैक्टर है वह है ताप। ताप यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर उल्टा काम करता है, यह अधिशोषण की दर को बढ़ाता नहीं, घटाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी जगह का अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो उसके सतह के जो कण है ना, वो आपस में टकरा करके बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। When we enhance the temperature of any surface, at that time the surface molecules started collision and they try to leave their surface। तो जब हम किसी भी सतह में ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर सतह के कण उड़ना प्रारंभ कर देते। जैसे आपने द्रव का ताप बढ़ाया तो गैस बन गया। अब जब गैस बन के खुद ही उड़ रहा है तो हम ऊपर से उसमें अधिशोषण कराएंगे तो क्या कण जा पाएंगे नीचे? ये प्रोसेस संभव ही नहीं। या सिंपल भाषा ऐसे समझे तो जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, अभी वहाँ का ताप कम है, अगर वहाँ का ताप करीब 80 डिग्री सेल्सियस हो तो क्या आप उस जगह पर बैठना पसंद करेंगे? नहीं, आप उस जगह को छोड़ करके जाना चाहें। तो यही काम है कि यदि ताप बढ़ाते हैं तो जो अधिशोषण की दर है वह घटती है। मतलब ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह दोनों समानुपाती होते हैं तो यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात क्लियर है? तो यह जो है हमारा पहला जो आज का टॉपिक था, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हमने 3 कारक पढ़े, जिसमें 2 कारक जो हैं वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होते हैं और एक कारक जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्यों होता है ताप? क्योंकि हमने बताया ना, ताप बढ़ाने पर जो अधिशोषण जो बाहर से कण आते हैं वो तो आने से रहे, खुद उसके सरफेस से के कण क्या होते हैं? उड़ने लगते हैं। इसलिए ताप बढ़ाने पर जो अधिशोषण की दर होती है वो घटती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिशोषण के प्रभाव के बाद, वह है अधिशोषण के प्रकार। किताबों में अधिशोषण 2 प्रकार के दिए गए। एक को हम लोग कहते हैं भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, और एक को हम लोग कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब देखिए, ये दोनों नाम से तो बहुत सिंपल आपको लग रहे हैं, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। इंग्लिश में अगर इसको कहें तो इसे फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसे केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। शॉर्टकट नेम भी इसका है फिजियोसॉर्प्शन, केमोसॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है। तो अधिशोषण एडजॉर्प्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। इस भौतिक अधिशोषण को कुछ किताबों में वान डर वाल अधिशोषण, इंग्लिश में भी वान डर वाल एडजॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है, और रासायनिक अधिशोषण को लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन। लैंगम्यूर वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या क्या खोज की अभी हम आपको नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, वान डर वाल अधिशोषण, लैंगम्यूर अधिशोषण, वान डर वाल एडजॉर्प्शन, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन। बोर्ड का जैसे कल हमने पहला क्वेश्चन बताया था कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। पहला क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट था इस चैप्टर से। आज का जो हमारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो है यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्या? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। 3 अंक का बोर्ड एग्जाम में आता है, आप इसको इंटरमीडिएट के लेवल पे ध्यान रखेंगे कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है। कम से कम 5 पॉइंट आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आपको सिंपल चीज़ें बताते हैं इन 5 पॉइंट में कि जो भौतिक अधिशोषण होता है, जैसे ये हमारा हो गया सतह, सरफेस,
और बाहर के जो मॉलिक्यूल हैं वो सतह पर आकर के बैठे। भाई एडजॉर्प्शन में ये होता है, बाहर के कण जो होते हैं वो सतह पर आकर के बैठ जाते हैं। अब बाहर के कण सतह पर जब आकर के बैठे तो जो भौतिक अधिशोषण होता है ना, उसमें बाहर के कण वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, आकर के बैठते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से बैठते हैं, हमेशा के लिए नहीं बैठते। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। पहला पॉइंट समझिए, अधिशोषण की वह प्रक्रिया जिसमें बाहर से आने वाले कण दुर्बल वांडर वाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण की वह प्रक्रिया जिसमें बाहर से आने वाले कण प्रबल रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। इंग्लिश में समझिए, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इन विच आउटर मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड with weak van der Waals forces, that phenomena is known as physical adsorption. इसको समझिए, the adsorption phenomena in which outer molecules are connected with strong chemical bond, that phenomena is known as chemical adsorption और Langmuir adsorption। देखिए इसका नाम भी इसी कारण है, वान डर वाल, क्योंकि यह जो कण होते हैं, आपको अगर फर्स्ट ईयर में सीखे होंगे तो जो केमिकल बॉन्डिंग के जो फोर्स हैं उसमें सबसे वीक फोर्स होता है वान डर वाल फोर्स। तो जो बाहर से आने वाले कण जब सबसे वीक फोर्स बना करके रहें तो उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, और बाहर से आने वाले कण अगर स्ट्रांग फोर्स के साथ बैठे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो पहला पॉइंट हो गया कि इसमें कण वीकली जुड़े होते हैं, इसमें स्ट्रांगली जुड़े होते हैं। ठीक, यह उत्क्रमणीय होती, उत्क्रमणी का मतलब होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि यह कण आ भी जाते हैं और आसानी से निकल भी जाते हैं, लेकिन यह जो है अनुत्क्रमणीय होती। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है इरिवर्सिबल, मतलब यह जो प्रोसेस है दोबारा चेंज नहीं हो पाता, एक बार कण आ गए तो वापस जा नहीं सकते। मतलब अधिशोषण हो गया तो विशोषण, डिजॉर्प्शन होने वाला नहीं। बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए, अधिशोषण के दो प्रकार, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। जिसमें कण दुर्बल बल से जुड़े हों उसे हम लोग कहते हैं भौतिक अधिशोषण, जिसमें कण प्रबल बल से जुड़े हों उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। यह उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। यह जो ताप बढ़ाने के साथ घटता है, ताप बढ़ाओगे तो भौतिक अधिशोषण घटेगा, लेकिन यह ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। दोनों में अंतर है, 5 अंतर कम से कम आपको आने चाहिए। पहला तो डिफिनेशन ही हो गया, इसमें वीक बल के द्वारा जुड़े होते हैं, इसमें स्ट्रांग के द्वारा। एक उत्क्रमणीय है, एक अनुत्क्रमणीय है। एक ताप बढ़ाने पर घटता है और एक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। एक बहुपरतीय होता है, बहुपरतीय इंग्लिश में कहते हैं मल्टी लेयर, कई सारे लेयरों के बीच में यह प्रक्रिया होती है। और एक होता है एकल परतीय, एकल परतीय इंग्लिश में कहेंगे यूनिलेयर। यूनिलेयर का मतलब है, ये मतलब ये सिर्फ ऊपर वाले लेयर के साथ ही होगा, जबकि ये ऊपर वाले, दाएं वाले और उसके अंदर वाले लेयर के साथ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही? तो फिर से समझिए, अधिशोषण को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक अधिशोषण, एक रासायनिक अधिशोषण। जब कण दुर्बल बल से जुड़े हों, व्हेन मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विथ वीक वान डर वाल फोर्सेस, दैट इज नोन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन। जब कण प्रबल बल से जुड़े हों तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। जो फिजिकल वाला है वो रिवर्सिबल है, मतलब उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जो केमिकल वाला है वो इरिवर्सिबल है। एक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, एक ताप बढ़ाने पर, ये जो फिजिकल वाला है वो ताप बढ़ाने पर घटता है, और केमिकल वाला जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। एक जो है बहुपरतीय होता है, अनेक परतों के साथ होता है। एक हमारा एकल परतीय होता है। तो यह इसमें कुछ आप डिफरेंस हैं, इसको समझिएगा और यह टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। आपके जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी के अंदर जो है, आपके एनसीईआरटी के अंदर एक तरीके का सिलेबस है,
तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा इसके बाद का जो टॉपिक है वो है अधिशोषण की ऊष्मा। हमने कहा ना आज सिर्फ अधिशोषण के बारे में ही बताएंगे। तो जो थर्ड टॉपिक है वो है अधिशोषण की ऊष्मा। छोटा सा टॉपिक है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब इसमें देखिए हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण की ऊष्मा, इसमें भी कई सारी चीजें हैं। जैसे अगर मान लीजिए प्रक्रिया हुई अधिशोषण की, सतह है और बाहर से आने वाला कण अगर इस पे बैठा, तो जब कण बाहर से आकर के इस पे बैठेगा तो यहाँ से कुछ हीट रिलीज होगी। ऐसा हो सकता है हीट रिलीज हो और ऐसा हो सकता है हीट को हमको वापस लेना भी पड़े, दोनों काम हो सकता है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया में द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जितनी अमाउंट की ऊष्मा की आवश्यकता हमें पड़ती है उसे हम लोग अधिशोषण की ऊष्मा कहते हैं, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे अगर हम कहीं अधिशोषण करा रहे हैं तो अधिशोषण की प्रक्रिया में हमें कुछ न कुछ हीट की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे हम लोग अधिशोषण की ऊष्मा, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल यूपी बोर्ड के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए है यूपी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि उससे जुड़े दो नए क्वेश्चंस जो हैं यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में अधिकतर पूछे गए हैं। सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे गए हैं लेकिन पिछले करीब 3 सालों से कम पूछे गए हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह है अधिशोषण समतापी। अब देखिए अधिशोषण समतापी, इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषण समतापी। यह 2 प्रकार की होती है और दोनों क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ये होती क्या है हमको ये जानना है, फिर इसके 2 प्रकार के बारे में कल हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अधिशोषण तो आप जानते ही हैं शब्द से अगर देखा जाए तो। और समतापी, सम का मतलब होता है समान और ताप का मतलब होता है टेम्परेचर। आइसोथर्म का मतलब है समान टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, तो अधिशोषण समतापी और टेम्परेचर की बात क्यों की, क्योंकि अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि जो अधिशोषण पर ताप का प्रभाव होता है, दाब का प्रभाव होता है और एरिया का प्रभाव। ठीक, तो ताप यानी टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर और एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तीनों का प्रभाव होता है। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक सतह ले ली, तो सतह का एरिया तो फिक्स हो गया, क्षेत्रफल तो फिक्स हो गया, तो एरिया का प्रभाव हट गया। फिर उन्होंने इस सतह के चारों ओर का जो ताप है वह भी क्या कर लिया, समान। तो ताप समान कर लिया तो ताप का भी प्रभाव, टेम्परेचर का भी प्रभाव खत्म। फिर केवल बचा किसका प्रभाव, दाब। दाब नहीं रोक सकते थे, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक सतह ली और सतह के आसपास का ताप समान रखकर उस पे क्या दाब का प्रभाव आता है, इसके लिए उन्होंने एक रिलेशन बनाया, गणितीय सूत्र बताया और उस गणितीय सूत्र को अधिशोषण समतापी का। फिर से समझिए, वैज्ञानिकों ने एक सरफेस लिया, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट किया, सरफेस फिक्स है तो एरिया भी कांस्टेंट हो गई, और उस पे प्रेशर का जो प्रभाव है उसको उन्होंने निकालने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने एक बाकायदा गणितीय न्यूमेरिकल बनाया, फार्मूला बनाया, और वह फार्मूला 2 अलग अलग वैज्ञानिकों ने बनाया, एक थे फ्रेंडलिक और एक थे लैंगम्यूर। तो यह अधिशोषण समतापी 2 प्रकार का हो गया, एक था फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी और एक है लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। तो अधिशोषण पर दाब के प्रभाव को गणितीय रूप में बताने का काम करना ही अधिशोषण समतापी कहलाता है। तो इसके लिए उन्होंने किया क्या कि जैसे यह सतह है तो सतह का जो द्रव्यमान है इसको माना m,
और जो कण आएंगे उसके द्रव्यमान को माना उन्होंने x, और x और m का जो अनुपात है इसे ही उन्होंने कहा अधिशोषण क्षमता। और इसी अनुपात को उन्होंने प्रेशर के साथ, दो वैज्ञानिकों ने प्रेशर के साथ रिलेट किया, समझाया, उसका सूत्र बनाया, और वह जो है उनके नाम से जाना गया। तो वो तो हम लोग कल पढ़ेंगे कि प्रेशर के साथ उन्होंने क्या सूत्र बनाया। अभी आप यह जानिए कि अधिशोषण की प्रक्रिया में समान ताप पर, अधिशोषण की प्रक्रिया में समान ताप पर कणों, बाहरी कणों के द्रव्यमान और सतह के द्रव्यमान के अनुपात को अधिशोषण समतापी कहते हैं। फिर से देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ आउटर पार्टिकल्स मास एंड सरफेस मास इज नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बात समझ में आ रही है? तो यह हमारा x/m जो है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं, अधिशोषण समतापी कहते हैं। तो एक बार ध्यान दीजिए, हम लोगों ने शुरुआत की अधिशोषण के प्रभाव से। हमने बताया अधिशोषण को 3 लोग प्रभावित करते हैं, एरिया, ताप, दाब। फिर हमने बताया कि अधिशोषण 2 प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। फिर हमने आपको अधिशोषण की ऊष्मा के बारे में बताया, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में बताया, एंड लास्ट सबसे आखिरी में हमने आपको अधिशोषण समतापी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बताया कि जो x/m का रेशियो है, x का मतलब है बाहरी कणों का अनुपात बटे सतह का अनुपात, जो सतह के द्रव्यमान का अनुपात जो होता है उसे हम लोग अधिशोषण समतापी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। अब कल हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आइसोथर्म 2 प्रकार के होते हैं, लैंगमुर और, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।